नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपनी इस केमिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। इससे पहले का जो बच्चों लेक्चर गया था उस लेक्चर में हमने आपको टीच किया था बर्नर का सिद्धांत। ठीक है, बर्नर के सिद्धांत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने देसी अंदाज में किताबी स्टाइल से हटकर अपनी सामान्य जो है आम बोलचाल की भाषा में हमने आपको हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट को जो है डीपली जो है एक्सप्लेन किया था। तो आज उसी बर्नर के सिद्धांत पर आधारित बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी, जैसा कि आपने इस थंबनेल पर देखा होगा, ठीक है, बोर्ड परीक्षा विशेष बर्नर के सिद्धांत पर आधारित आज हम 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व आउट करेंगे जो कि कंप्लीटली बर्नर के सिद्धांत पर आधारित होंगे। ठीक है, तो चलिए जो है क्लास के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। बेहतरीन तरीके से उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने बर्नर के सिद्धांत वाला जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी क्लास है, बेहतरीन तरीके से समझी है, प्रॉपर अपने नोट्स बनाए हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही सरल है। बहुत ही इजीली तरीके से वो इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर ले जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, बिना देर किए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये जो भी क्वेश्चंस बच्चों होने वाले हैं ये सब बोर्ड परीक्षा उपयोगी हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों या एमपी बिहार बोर्ड, किसी भी स्टेट बोर्ड्स के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 12th में हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के, इस क्लास के अंत तक जुड़े रहें। ठीक है, आपका हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करा दिया जाएगा, इस बात की हमारी जो है गारंटी है। ठीक है, चलिए अच्छा, जो लेक्चर नंबर 9 है, लेक्चर नंबर 9 का आज जो है पार्ट 3 है। इससे पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बर्नर के सिद्धांत पर आधारित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व आउट करवाया था। ठीक है, चलें अच्छा जो है, तो बिना देर किए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा हमने बताया कि बर्नर के सिद्धांत पर आधारित उच्च स्तरीय यानी कि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, ठीक है, ये सब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक प्रयोगों पर आधारित। देखो सभी बच्चे स्क्रीन पर जो भी आपके ये क्वेश्चन दिख रहा है, सभी बच्चे केयरफुली इस क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, साथ ही साथ हम भी रीड करेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड करेंगे और क्वेश्चन को अगर आप केयरफुली सही से रीड कर रहे हैं और आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को और क्वेश्चन के माध्यम से हमसे क्या पूछा जा रहा है इस बात को आपने समझ लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी में, भड़बड़ी में मतलब रीड करते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि लैंग्वेज, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से वो मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं और एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन अपने हाथ से निकल जाता है उनके। ठीक है, तो चलिए अच्छा ध्यान से रीड करें, ध्यान से रीड करें, देखें क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ें। देखो प्रश्न नंबर 1 संरचना सूत्र और आयनन पर आधारित। देखें, कह रहे हैं कि एक अकार्बनिक उपसहसंयोजी यौगिक का अणु सूत्र COCl3 × 5NH3 है। ठीक है, इसको आप सूत्र पर ध्यान दें। जब इस यौगिक के 1 मोल की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के अधिक एक्सेस से कराई जाती है तो 2 मोल AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में जो हमको जानकारी दी गई है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको आप समझ गए होंगे कि एक जो है उपसहसंयोजी यौगिक है जिसका अणु सूत्र है COCl3 × 5NH3। इस यौगिक के 1 मोल की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई गई तो हमको 2 मोल AgCl के अवक्षेप प्राप्त हो रहे हैं। ये बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात से ही आपको जो है आपका जो क्वेश्चन है इसी बात से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, अब कह रहे हैं कि बर्नर के सिद्धांत पर आधारित मतलब आधार पर समझाइए, तो ये तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ठीक है, भाषा है, आपको बताया गया है। अब इस क्वेश्चन पर आधारित ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए इस लैंग्वेज पर आधारित, जैसे
पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संकुल यौगिक का आधुनिक संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। तो पहले आपको जो इसका संरचनात्मक सूत्र बनाना है। दूसरा, इसमें कोबाल्ट की प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता क्या होगी। तो कोबाल्ट की आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है। और तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आईयूपीएसी नाम, यानी कि इस यौगिक का आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो टोटल आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा जो है अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं 1 बाय 1 करके। देखो, तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या है, सबसे पहले देखो इसमें कहा गया है कि इस कंपाउंड की क्रिया 1 मोल AgNO3 से कराई गई। तो हमको 2 मोल AgCl मिल रहे हैं, 2 मोल AgCl मिल रहे हैं। इसका मतलब जो है, कहने का मतलब ये है कि हमको 2 AgCl के अणु प्राप्त हो रहे हैं। और इसमें जरा क्लोरीन देखें किसमें प्राप्त होंगे, क्लोरीन के हमको 2 मतलब जो है परमाणु प्राप्त होंगे। और क्लोरीन के ये जो 2 परमाणु हैं, ठीक है, ये कौन से हैं, बाहर वाले होंगे। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बर्नर के सिद्धांत में हमने सब चीजों को एक्सप्लेन किया बेहतरीन तरीके से, तो ज्यादा डिटेल में हमें समझाना नहीं है। तो टोटल इसमें क्लोरीन कितने हैं, 3 बच्चों, कितने हैं, 3, टोटल 3 है। 3 में से 2 का अवक्षेप हो रहा है, 3 में से 1 का नहीं हो रहा है। तो जिनका अवक्षेप हो जाता है, जिन क्लोरीन परमाणुओं का AgNO3 विलयन के द्वारा अवक्षेप हो जाता है, वो क्लोरीन के परमाणु उपसय संयोजन क्षेत्र के बाहर आयनन क्षेत्र में मौजूद होते हैं, ये बात जानते हैं आप। और जिसका नहीं होता है वो अंदर उपसय संयोजन मंडल के अंदर होता है और एज ए लीगेंड के रूप में काम करता है, ठीक है। तो 3 में से 2 क्लोरीन परमाणु एज ए काउंटर आयन के रूप में मौजूद हैं और आयनन क्षेत्र में मौजूद हैं। एक जो रह गया है वो उपसय संयोजन मंडल के अंदर मौजूद है और लीगेंड के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो इस बात से आपने ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया है। तो चलिए अब इसी बात को हम आपको यहाँ पर लिखकर बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर तो कंपाउंड बच्चों हमारे सामने क्या है, COCl3 into 5NH3, ठीक है, ध्यान से समझना, 5NH3। इसकी बच्चों क्रिया कराई गई है AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ। तो हमको बच्चों जो है 2 मोल AgCl के प्राप्त हो रहे हैं। जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उतनी हमें इस्तेमाल में लेनी है, पूरी रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिखनी, ना में रिएक्शन कोई बैलेंस करनी होती है, ठीक है। तो 2 मोल AgCl के मिल गए, जिसमें 2 हमारे क्लोरीन के परमाणु हैं। तो इस आधार पर हमने पता लगा लिया है कि इसमें 2 क्लोरीन के परमाणु, 3 में से 2 क्लोरीन के परमाणु आयनन क्षेत्र में है। तो बच्चों इस यौगिक की जो संरचना होगी, इस यौगिक की जो संरचना हम क्या बनाएंगे, इसका जो संरचना सूत्र होगा वो हमारा होगा बच्चों, आप समझ गए होंगे, इसका संरचना सूत्र होगा COCl और NH3 का होल 5, ठीक है, और यहाँ पर Cl2, ठीक। तो ये बच्चों क्या होगी, इस यौगिक की संरचना होगी। अब आप देख लीजिए, इसमें 3 क्लोरीन परमाणुओं में से हमने 1 क्लोरीन परमाणु को उपसय संयोजन मंडल के अंदर बनाया है और 2 क्लोरीन परमाणुओं को बाहर बनाया है। सदैव आप ये बात अपने माइंड में बैठा लीजिए कि AgNO3 के विलयन से क्रिया कराने पर वही क्लोरीन परमाणुओं का अवक्षेप होता है जो आयनन मंडल में उपस्थित होते हैं, मतलब उपसय संयोजन मंडल के बाहर आयनन क्षेत्र में मौजूद होते हैं। जो क्लोरीन के परमाणु उपसय संयोजन मंडल के अंदर मौजूद होते हैं उनका आयनन नहीं होता है, वो AgNO3 विलयन के साथ सफेद अवक्षेप नहीं देते हैं, ठीक है। तो पहले आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहले आपसे पूछा गया संरचना सूत्र हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब यहाँ पर बच्चों हमसे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि इसमें कोबाल्ट की प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता बताइए। तो हमने आपको बताया था बर्नर के सिद्धांत में कि किसी भी संकुल यौगिक में CMI की जो उपसय संयोजन संख्या होती है वो उस CMI की द्वितीयक संयोजकता को रिप्रेजेंट करती है, और जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो उस CMI की प्राथमिक संयोजकता को निर्धारित करती है। तो अब आप इस यौगिक का बच्चों क्या निकाल लीजिए, पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वही प्राथमिक संयोजकता होगी, और फिर उसके बाद उपसय संयोजन संख्या निकाल लीजिए, उपसय संयोजन संख्या ही द्वितीयक संयोजकता होगी।
तो चलिए जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर अब देखने चल रहे हैं। प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता देखिए, प्राथमिक संयोजकता का मतलब क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या। प्राथमिक संयोजकता का मतलब ऑक्सीकरण संख्या। तो इस यौगिक की आप जब ऑक्सीकरण संख्या बच्चों निकालोगे तो हम आपको बताए दे रहे हैं, क्योंकि निकालेंगे नहीं हम जानते हैं और आप भी निकाल लेंगे, प्लस की 3 आएगी। कितनी आएगी? प्लस की 3। ऑक्सीकरण संख्या हमने आपको निकलवाना सिखवाया है अच्छी तरीके से, आप निकाल लेना, प्लस की 3 है, ठीक है। टाइम यहाँ पर ज्यादा अपना वेस्ट नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इसमें कोई जो है कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा देखें, इसकी द्वितीयक संयोजकता बच्चों कैसे निकालेंगे आप? इस क्वेश्चन में आपसे द्वितीयक संयोजकता भी पूछी गई है, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक संयोजकता का मतलब क्या होता है? उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, ठीक है। उपसह संयोजन संख्या को ही हम समन्वय संख्या भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप इस यौगिक की जब उपसह संयोजन संख्या बच्चों निकालोगे तो उपसह संयोजन संख्या का मतलब किसी एमाइन ने लिगेंड्स के साथ कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाए हैं। तो यहाँ पर अमोनिया एक दंती लिगेंड है, इनकी संख्या 5 है और प्लस 1 क्लोरीन का परमाणु है, एक दंती है, संख्या 1 है। इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 + 1 बराबर 6। तो इसकी बच्चों उपसह संयोजन संख्या 6 हो गई, यानी कि द्वितीय संयोजकता का मान 6 हो गया। तो प्राथमिक संयोजकता इसकी जो है 3 है, यहाँ पर प्लस का साइन आप हटा दीजिए, क्योंकि संयोजकता यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे बताई जाती है, प्लस का साइन लगा के शो नहीं की जाती है। तो प्राथमिक संयोजकता इसकी 3 है और द्वितीयक संयोजकता इसकी 6 है। अच्छा, यहाँ पर अब हम आपसे ये पूछें कि प्राथमिक संयोजकता को कौन पूरा कर रहा है? तो प्राथमिक संयोजकता को बच्चों इसमें पूरा किया जा रहा है 2 क्लोरीन और प्लस 1 अंदर वाले क्लोरीन के परमाणु द्वारा, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता को। द्वितीयक संयोजकता को बच्चों कौन पूरी कर रहा है? इसमें 5 अमोनिया के पूरी कर रहे हैं और प्लस 1 क्लोरीन का परमाणु कर रहा है, ठीक। हालांकि ये बात आपसे क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, ये हमने आपको अपनी तरफ से बता दी है, ठीक है। तीसरा बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इस यौगिक का IUPAC नेम। इस यौगिक क्या पूछा गया था? IUPAC नेम आपसे पूछा गया था। तो IUPAC नेम भी हमने आपको लिखना सिखाया है, आप इजीली लिख पाएंगे। लिख दीजिए इसकी IUPAC नेम क्या लिखेंगे। देखो सबसे पहले तो ये काउंटर है, सबसे लास्ट में लिखे जाएंगे। जब आप इसका IUPAC नाम करेंगे तो इसको लिखेंगे क्लोरो, तो पहले C आएगा और फिर एमिनो में A आएगा, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो कैसे बच्चों इसको लिखेंगे? लिखेंगे पेंटा, क्या लिखेंगे? पेंटा एमीन, पेंटा एमीन और क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोरो। उसके बाद संकुल यौगिक पर हमारा धनावेश आएगा, इसीलिए CMI के नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कोबाल्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कोबाल्ट और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में 3rd लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड। लास्ट में बच्चों क्या लिख देंगे? क्लोराइड लिख देंगे, ठीक। तो ये इस यौगिक का बच्चों क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख देना पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ठीक है, ये आप हिंदी में लिख देना। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे जो है देख लीजिए 3 बातें हमसे पूछी गई थी, तीनों बातों के हमने आपको आंसर सही से समझा दिए। इस संकुल यौगिक का आधुनिक संरचनात्मक सूत्र क्या है वो हमने आपको बता दिया है, क्या है, ठीक है। इसमें कोबाल्ट की प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता क्या है वो भी हमने आपको बता दी है। इस यौगिक का IUPAC नाम क्या है वो भी हमने आपको बता दिया है, ठीक। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि देख पा रहे होंगे यूपी बोर्ड में 2020-23 में और बिहार बोर्ड में 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये क्वेश्चन ठीक है समझ में आया हो सही से तो लेक्चर को लाइक जरूर करें, ठीक है। पूरे वीडियो को देखें, इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन को अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। चलें, अच्छा जो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका।
स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने आ चुका है, इसको आप देखिए। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आप देखिए। चलें, अच्छा, दूसरे क्वेश्चन को देखिए और इसको आप रीड कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 2, चालकता और आयनों की संख्या पर आधारित। देखो क्वेश्चन को रीड करें। प्लेटिनम का एक जटिल यौगिक PtCl4 × 4NH3 जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। चलो ठीक है, यानी कि इसका जो जलीय विलयन है वो मतलब गुड कंडक्टर है, मतलब विद्युत धारा का चालक है, ठीक है, कंडक्टर है। इसके विलयन की विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मापने पर पता चलता है कि यह प्रति मोल यौगिक से 3 मोल आयन उत्पन्न करता है। यानी कि इसमें हमें बच्चों टोटल 3 मोल आयन प्राप्त होते हैं। या आप सामान्य शब्दों में समझिए, जब इस यौगिक को जल में घोला जाता है तो जल में घोलने पर टोटल हमें 3 आयन देता है। 3 आयनों में से कुछ धनायन देता होगा, कुछ ऋणायन होंगे, यानी कि 3 आयनों में कुछ हमारे धनायन के होंगे, कुछ ऋणायन के होंगे, ठीक है। अब आइए, बर्नर के सिद्धांत के आधार पर आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस यौगिक का सही उपसय संयोजन सूत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि कोऑर्डिनेशन फार्मूला ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इसका सही फार्मूला बता देना है, ठीक है। दूसरा पूछा गया, इस यौगिक में कौन सा क्लोरीन परमाणु अपनी दोहरी भूमिका डुअल कैरेक्टर निभा रहा है और क्यों। कह रहे हैं इस यौगिक में कौन सा ऐसा क्लोरीन परमाणु है 4 में से जो अपनी दोहरी भूमिका निभा रहा है, यानी कि इस प्लेटिनम की प्राथमिक संयोजकता को भी पूरी कर रहा है और द्वितीयक संयोजकता को भी पूरी कर रहा है, ठीक है। वो बात आपसे पूछी गई है। तो टोटल आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो चलिए सबसे पहले इस यौगिक का हम सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या है? अब बच्चों हमारे बात ध्यान से सुनो, हमारे सामने फार्मूला क्या है, PtCl4 4NH3। चलो आ जाओ, यहां पर आ जाओ, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ नहीं लगाना, आपको केवल कॉमन सेंस लगाना है। फॉर्मूला क्या है, PtCl4 और 4NH3, ठीक है। चलो अच्छा, ये हमारे सामने जो है इस यौगिक का अणु सूत्र है, फार्मूला है, ठीक। चले, अब हमसे कहा गया है कि ये यौगिक जो है जब हमने इसको जल में घोला, ठीक है, तो ये हमको 3 आयन दे रहा है। कितने आयन बच्चों दे रहा है? 3 आयन दे रहा है। ध्यान से समझते रहना, आप कॉमन सेंस हम लगा रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वगैरह नहीं लग रही, ना कोई बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, केवल कॉमन सेंस। 3 आयन दे रहा है, चलो ठीक, 3 आयन दे रहा है, इसका मतलब ये है कि 3 में से कुछ धनायन होंगे, कुछ ऋणायन होंगे, यही तो होंगे। आयन का मतलब क्या होता है? धनायन और ऋणायन। तो अब आप दिमाग जरा बच्चों ये लगाइए कि संकुल यौगिक की जब हम संरचना बनाएंगे तो एक तो आयन हमको ये वाला मिलेगा, ब्रैकेट वाला, एक आयन हमको ब्रैकेट वाला मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें Pt होगा अंदर और उसमें क्लोरीन के कुछ होंगे, कुछ अमोनिया के होंगे, ठीक है, अमोनिया के लगभग सभी होंगे। तो एक तो ये आयन हमें मिल जाएगा जो कि मेनली धनायन होगा, तो एक ये मिल गया। टोटल कितने मिल रहे थे? 3, कितने रह गए? 2। तो इसका मतलब जो 2 हमको मिलेंगे वो क्लोरीन के होंगे। किसके होंगे? क्लोरीन के होंगे। बस आपका कॉमन सेंस लग के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो चलिए इसका फार्मूला हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए Pt, ठीक है। टोटल क्लोरीन कितने हैं बच्चों? 4। 4 में से हमने पता कर लिए 2 बाहर हैं और 2 अंदर हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे PtCl2, ठीक है। और अमोनिया के जितने भी इसमें अणु हैं वो सब उपसय संयोजन मंडल के अंदर ही होंगे, एक भी बाहर नहीं होगा, ये बात आप जानते हैं, ठीक। क्लोरीन के बाहर कितने हैं? 2, ठीक। अब आप इस यौगिक को कंफर्म करने के लिए इसका क्या करा दीजिए, आयोनाइजेशन करा दीजिए, इसको जल में ले जाके घोल दीजिए। अब जब आप इसको जल में ले जाके घोलेंगे बच्चों तो क्या देगा हमको, ये NH3 का होल 4 और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का 2 चार्ज और यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन निकल जाएंगे। देख लीजिए 3 आयन हमको प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 2 आयन हमको क्लोरीन के प्राप्त हुए, 2 हमको जो है ऋणायन के प्राप्त हुए और 1 आयन हमको धनायन का मिला।
तो टोटल कितने आयन मिले? 3। वही जानकारी हमको यहाँ पर दे रखी थी। तो इस आधार पर हमने इस यौगिक का संरचना सूत्र पता कर लिया। क्या पता कर लिया? संरचना सूत्र हमने पता कर लिया कि ये इस यौगिक का बच्चों क्या हो गया है? संरचना सूत्र हो गया है। ठीक है, संरचना सूत्र हो गया इस यौगिक का। तो आपने यहाँ पर पता कर लिया है। ठीक है, चलें। अच्छा, तो इस तरीके से हमने इस यौगिक का बच्चों क्या पता कर लिया? संरचना सूत्र यहाँ पर पता कर लिया है। ठीक है, चलें। अच्छा, अगला क्वेश्चन बच्चों मतलब इसी में देखते हैं, इसी का है। संरचना सूत्र तो हमने पता कर लिया, यानी उपसय संयोजन सूत्र या संरचना सूत्र हमने पता कर लिया है। फिर कह रहे हैं कि इस यौगिक में कौन सा क्लोरीन परमाणु अपनी दोहरी भूमिका निभा रहा है और क्यों? चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले इस यौगिक की प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता को ज्ञात कर लीजिए। प्राथमिक संयोजकता का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जब इसमें आप प्लेटिनम की निकालेंगे तो प्लेटिनम की ऑक्सीजन संख्या प्लस की 2 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? प्लस की 2 निकल के आएगी। ठीक है, आप निकाल लेना, हम आपको बता दे रहे हैं। ये प्राथमिक संयोजकता हो गई। फिर आप प्लेटिनम की जब द्वितीयक संयोजकता की बच्चों बात करेंगे, यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसकी जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये एक दंती लिगेंड है 4, यहाँ 2 ये हैं, तो इसकी संयोजकता हो गई 6। ठीक, कितनी हो गई बच्चों? 6 हो गई। अब 6 में से बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि कौन से क्लोरीन परमाणु, यहाँ पर आ जाइए, कि इस यौगिक में कौन सा क्लोरीन परमाणु अपनी दोहरी भूमिका डुअल कैरेक्टर निभा रहा है और क्यों। तो जरा यहाँ पर देखिए, ये वाले जो हमारे क्लोरीन के परमाणु हैं, ये वाले जो क्लोरीन के परमाणु हैं, ये इस यौगिक की प्राथमिक संयोजकता को पूरी कर रहे हैं, यानी कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर को पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अंदर वाले ये जो 2 क्लोरीन के परमाणु हैं, ये वाले बच्चों जो हैं इस यौगिक की द्वितीयक संयोजकता को, सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कौन से क्लोरीन परमाणु यहाँ पर दोहरी भूमिका को निभा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर इस प्लेटिनम की ऑक्सीजन संख्या को हम वेरीफाई कर लें। X मान लो इसकी क्लोरीन की -1 और 2, और यहाँ पर अमोनिया की तो 0 होती तो आपने मान लिया, और यहाँ प्लस की 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2, और ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, x बराबर जब आप निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर प्लस का 4 आएगा। कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीजन संख्या बच्चों असल में 4 है। इसी बात को लेके थोड़ा हम कंफ्यूजन में थे। ठीक है, क्योंकि इससे बैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पर प्लेटिनम अपनी ऑक्सीजन संख्या जो है प्लस की 4 दिखा रहा है। ठीक है, चलें। अच्छा, इसको करेक्ट कर लें। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लेटिनम अपनी ऑक्सीजन संख्या +2 ही दिखाता है, तो इसीलिए हमने +2 मान लिया। ठीक है, उसको हमने वेरीफाई नहीं किया, लेकिन हमें यहाँ पे डाउट हुआ इसलिए हमने इसको वेरीफाई किया है, तो प्लस की 4 है। ठीक है, अब देख लीजिए 4 ऑक्सीजन संख्या में से ये जो 2 क्लोरीन के परमाणु हैं, 2 ये कर रहे हैं इसकी ऑक्सीजन संख्या को पूरी, और 2 अंदर वाले कर रहे हैं। तो अंदर वाले 2 जो हैं क्लोरीन के परमाणु, ये वाले इसकी जो है द्वितीयक संयोजकता को भी वेरीफाई कर रहे हैं और इसकी प्राथमिक संयोजकता को भी वेरीफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो अंदर वाले क्लोरीन के परमाणु हैं बच्चों, ये दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। कैसे निभा रहे हैं? दोहरी भूमिका। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्यों, तो आप ऐसे लिखेंगे कि उपसहसंयोजन मंडल के अंदर मौजूद 2 क्लोरीन के परमाणु प्लेटिनम धातु आयन की प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताओं को पूरा कर रहे हैं या संतुष्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर अपनी ये दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। जब आप इनको प्लेटिनम के साथ बच्चों जोड़ेंगे, ठीक है, पूरी संरचना तो हमसे नहीं पूछी गई है और ना ही हमें यहाँ पे बनानी है, तो जब आप इनको जोड़ेंगे प्लेटिनम के साथ
इन 2 क्लोरीन परमाणुओं को, तो आप जो है द्वितीयक संयोजकता के लिए हम जो है सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और प्राथमिक संयोजकता के लिए आप रिप्रेजेंट कर देंगे ब्रैकेट लाइन, मतलब टूटी हुई रेखाओं से इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्लोरीन के परमाणु अंदर वाले दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक, चलें, अच्छा अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहले आप क्वेश्चन का ले लें, क्वेश्चन के बाद जो हमने सॉल्व कराया है उसका ले लें। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से इसका भी लें। चलें, अच्छा जो, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बच्चों हो गया हमारा सॉल्व आउट। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, रीड कीजिए केयरफुली क्या कहा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं एक छात्र को लैब में एक गहरे बैंगनी रंग का संकुल यौगिक दिया गया। ठीक है, मतलब प्रयोगात्मक प्रयोग पर आधारित है, प्रैक्टिकल पर आधारित क्वेश्चन है कि एक कोई स्टूडेंट है, उसको लैब में गहरे बैंगनी रंग का संकुल यौगिक दिया गया जिसका सूत्र है COCl3 3NH3 था। जब उसने इस यौगिक के विलयन में AgNO3 डाला तो उसे कोई भी अवच्छेद प्राप्त नहीं हुआ, उसे कोई भी अवच्छेद प्राप्त नहीं हुआ। बस यहीं से आपको क्लू मिल गया है। ठीक है, यानी कि एक कोई छात्र है वो लैब में वर्क कर रहा है, उसको एक गहरे बैंगनी रंग का संकुल यौगिक दे दिया गया है। अब उसने उसकी संरचना को पता करने के लिए उसमें AgNO3 का जलीय विलयन मिलाया, फिर उसने देखा कि कोई भी सफेद अवच्छेद नहीं मिला। सफेद अवच्छेद नहीं मिला, इसका मतलब आपने इसका सेंस क्या निकाला, आपने इसका क्या अर्थ निकाला? आपने अर्थ निकाला कि इन 3 क्लोरीन परमाणुओं में से कोई भी क्लोरीन का परमाणु आयनन क्षेत्र में मौजूद नहीं है। सभी क्लोरीन के परमाणु उपसहसंयोजन मंडल के अंदर मौजूद हैं और वो अनायनिक प्रकृति के हैं, CMI की द्वितीयक संयोजकता को पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात से इस छात्र ने ये निष्कर्ष निकाल लिया। कह रहे हैं भाई छात्र परेशान हो गया। भाई परेशान क्यों हो गया? भाई परेशान क्यों हो गया? अगर उसने पढ़ा लिखा नहीं होगा सही से बर्नर का सिद्धांत तो परेशान हो गया होगा। ठीक है, अगर सही से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होंगे तो परेशान नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप लोगों को हमने पढ़ाया है बर्नर का सिद्धांत बेहतरीन तरीके से, तो आप परेशान मत हो जाना इस छात्र की तरह। ठीक है, ये छात्र बेचारा परेशान हो गया कि अवच्छेद नहीं मिल रहा, अवच्छेद नहीं मिल रहा। अवच्छेद कहाँ से मिलेगा? भाई क्लोरीन के परमाणु एक भी बाहर है ही नहीं, सब अंदर है, और अंदर वाले अनायनिक प्रकृति होते हैं वो बाहर बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, तो इससे इस यौगिक की हमें संरचना पता लग गई। भैया क्वेश्चन देखें क्या है, बर्नर के सिद्धांत का उपयोग करके छात्र की इस समस्या का वैज्ञानिक कारण स्पष्ट कीजिए। कर दिया, हमने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन, इस यौगिक का सही सूत्र बड़े कोष्टक का उपयोग करते हुए लिखिए, यानी कि कोष्टक के रूप में इसका बेहतरीन सूत्र लिखिए। ठीक, चलिए आ जाइए भाई, इसका लिख दीजिए सूत्र इसका जो है। तो यौगिक हमारे सामने बच्चों क्या दे रखा है, COCl3 यौगिक है, COCl3 और 3NH3 यही है। अब भाई इसकी जो है इस छात्र ने AgNO3 विलयन के साथ क्रिया कराई, क्रिया कराने पे इसको कोई अवच्छेद ही नहीं मिला। देयर इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन लिख दो या नो प्रिसिपिटेशन लिख दो। ठीक है, या नो AgCl फॉर्मेशन लिख दो, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि इस यौगिक में एक भी क्लोरीन परमाणु उपसहसंयोजन मंडल के बाहर नहीं है, तीनों क्लोरीन के परमाणु उपसहसंयोजन मंडल के अंदर ही है। इस यौगिक की आप संरचना लिख दीजिए COCl3 और NH3 का होल थ्राइस। ठीक है, ये इस यौगिक की बच्चों क्या हो गई, संरचना हो गई। क्या हो गई? संरचना। इसका संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1 आपको मिल गया। ठीक है, दूसरा देखिए, आपसे दूसरा क्या पूछा गया है, तो बर्नर के सिद्धांत का उपयोग करते हुए छात्र की समस्या का वैज्ञानिक कारण स्पष्ट कीजिए। वैज्ञानिक कारण क्या हमने बता दिया है कि AgNO3 विलयन से क्रिया कराने पर कोई अवच्छेद इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि सभी 3 क्लोरीन के परमाणु उपसहसंयोजन मंडल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, चलें, अच्छा तो ये आप ऐसा लिख देंगे, 1-2 लाइन लिख देंगे। हम क्या लिखे, हमने आपको बता तो दिया ही। ठीक है, और इस यौगिक का सही सूत्र बड़े कोष्टक के साथ लिखिए, तो वो हमने आपको लिख के दिखाई दिया है, ये इसका संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, और पहले क्वेश्चन का जो आंसर ये तो दूसरे का है। ठीक है, ये
दूसरे का है, पहले का आप लिख देंगे जैसा हमने आपको बताया कि AgNO3 विलयन से क्रिया कराने पर कोई भी क्लोरीन का परमाणु मतलब अवक्षेप नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि तीनों क्लोरीन के परमाणु उपसहसंयोजन मंडल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अवक्षेप उन्हीं क्लोरीन परमाणुओं का होता है जो आयनन क्षेत्र में होते हैं, उपसहसंयोजन मंडल के बाहर होते हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से आप जानते हैं। चलें, अच्छा अब आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करें केयरफुली, सावधानी पूर्वक रीड करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखो, सबसे कठिन कुछ नहीं है, देखें एक यौगिक का अणु सूत्र COCl3 × 4NH3 है। यह यौगिक बाजार में दो रूपों में मिलता है, एक का रंग हरा है और दूसरे का रंग बैगनी है। ठीक है, सही से मतलब इसको ध्यान से समझें। लेकिन दोनों ही रूप AgNO3 के साथ क्रिया करके केवल 1 मोल AgCl का अवक्षेप देते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक यौगिक हमारे सामने है जिसका अणु सूत्र है COCl3 × 4NH3। यह यौगिक हमें बच्चों बाजार में दो रूपों में मिलता है, दो रंगों में मिलता है। एक इसका रूप मिलता है, एक हरे रंग का आता है और दूसरा बैगनी रंग का आता है। ठीक, दोनों का फार्मूला सेम है। फिर कह रहे हैं दोनों ही रूप, चाहे हरा वाला लें चाहे बैगनी वाला लें, आप दोनों की क्रिया जब AgNO3 विलयन के साथ कराते हैं तो दोनों 1 मोल AgCl का अवक्षेप देते हैं। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हरे वाले और बैगनी वाले यौगिक दोनों का जो अणु सूत्र है, जो संरचना सूत्र है, वो सेम है। कैसा है? सेम है, एक जैसा है, इसीलिए ये केवल 1 मोल AgCl दे रहे हैं। अब आप इस आधार पर ये बात समझ गए होंगे कि इन तीन में से एक क्लोरीन का परमाणु ही बाहर है और जो दो बचे वो अंदर हैं। इस आधार पे आप संरचना आप लिख लेंगे, अभी हम लिख देंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं बर्नर के सिद्धांत के अनुसार इस घटना को क्या कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ये मतलब दो रूपों में मिल रहा है, एक हरा है बैगनी है, दोनों का फार्मूला सेम है, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, इस बात को अभी एक्सप्लेन करेंगे। दोनों यौगिकों का संरचना सूत्र लिखते हुए समझाइए कि इनके रंग अलग अलग क्यों हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए भाई, यौगिक क्या है हमारे सामने, यौगिक क्या था, COCl3 4NH3। देखें, यौगिक है बच्चों COCl3 × 4NH3। ठीक है, इस यौगिक की जब हमने क्रिया कराई AgNO3 के साथ तो हमको 1 मोल AgCl का मिला, केवल 1 मोल AgCl का मिला। तो इसमें 1 Cl का बाहर है, इसका मतलब 2 अंदर है। ठीक, अब आप इस यौगिक की संरचना लिख दीजिए। संरचना आप कैसे लिखेंगे, संरचना लिख दीजिए। देखो, संरचना इसकी बनेगी COCl2, 3 में से 1 बाहर है, 2 अंदर है, और 4NH यानी कि NH3 का होल 4 और Cl। ठीक है, ये इस यौगिक की बच्चों क्या हो गई, संरचना हो गई। क्या हो गई, संरचना, यानी कि ये इस यौगिक का आप संरचना सूत्र कहेंगे या इसको उपसहसंयोजन सूत्र भी कह सकते हैं। अब बच्चों कह रहे हैं कि ये यौगिक हमें दो रूपों में मिलता है, इसके दो रूप हैं। कितने रूप हैं, 2 रूप। एक जो इसका रूप है बच्चों वो हरे रंग का है और एक इसका रूप बैगनी रंग का है। तो भैया ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यौगिक सेम है और एक हमको बैगनी रंग का है, एक हमको हरे रंग का मिल रहा है। तो ऐसा भैया कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा बच्चों पॉसिबल है, ये आप बात ध्यान रखेंगे, ऐसा पॉसिबल है कि ये जो है ज्यामितीय समाव्यक्ता रिप्रेजेंट करता है, ज्यामितीय समाव्यक्ता, जिसको हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो इसका ट्रांसफॉर्म होता है, कौन सा होता है, ट्रांस, विपक्ष, अभी हम आपको बना के दिखाएंगे। जो इसकी ट्रांसफॉर्म होती है विपक्ष वाली, वो बच्चों होती है हरे रंग की, और जो इसकी सिस फॉर्म होती है, कौन सी होती है बच्चों, सिस फॉर्म, यानी कि जो समपक्ष रूप होता है वो बैगनी रंग का होता है, विपक्ष रूप हरे रंग का होता है।
ठीक है। चलिए अब हम आपको इसकी संरचना बनाकर दिखा देते हैं, इसकी जो है ट्रांस वाली संरचना और इसकी समपक्ष वाली संरचना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आपको बना के दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलें, अच्छा, तो इसकी अब हम संरचना आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए पहले हम इसकी सिस फॉर्म वाली संरचना बच्चों बनाते हैं, ठीक है। CO, ठीक है। सिस वाली जब हम बनाएंगे, क्लोरीन के कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अमोनिया कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए इसकी संरचना हम कैसे बनाएंगे। क्लोरीन को यहां पर रखिए, अमोनिया हमारे सामने 4 हैं, ठीक है। अमोनिया की संरचना लाओ, यहाँ पर क्लोरीन को बना दूं और अमोनिया का कलर यहाँ पर चेंज किए ले रहे हैं, ठीक। तीन हो गए अमोनिया, एक हमारा अमोनिया ये हो गया। अच्छा, संकुल हमारा जो बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, ये आप समझ पा रहे होंगे, अष्टफलकीय बनेगा, क्योंकि इसकी उपसहसंयोजन संख्या का जो मान बच्चों है वो कैसा है, 6 है। और जिसकी उपसहसंयोजन संख्या का मान 6 होता है उसकी संरचना अष्टफलकीय बनती है, ठीक है। चलें, अच्छा, अब आप इसको जरा जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, तो ये बच्चों हमारी इस यौगिक की क्या बन गई, संरचना बन गई, ठीक है। इस तरीके से आप इनको आपस में कनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को सिखाया है, सभी बच्चों को बताया है कि इस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, इनमें आपस में इनको जोड़ा जा सकता है, ठीक। चलें, अच्छा, एक आपको संरचना ये बन गई। अब आपको दूसरे भी हम बना के दिखाते हैं, उसके बाद आप चीजों को सही से समझ पाएंगे। देखो CO, ठीक, इस तरीके से आपको हमने संरचना बनाना सिखाया है कि इस तरीके से आप रफली एक संरचना इसकी बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा, अब आप इनको क्या कीजिए, इनको आप आपस में जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। इस तरीके से आप जोड़ दीजिए। ये बन गई बच्चों इनकी अष्टफलकीय संरचना, अष्टफलकीय संरचना बन गई, ठीक। अब जरा यहाँ पर बच्चों देखिए कि यहाँ पर जो क्लोरीन के 2 परमाणु हैं वो एक दूसरे के पास पास हैं, कैसे हैं, पास पास। तो ये बच्चों जो संरचना दर्शाई जा रही है ये इस यौगिक की सिस फॉर्म है, कैसी है, सिस फॉर्म। हिंदी में इसको कहेंगे समपक्ष रूप, हिंदी में क्या कहेंगे, समपक्ष समपक्ष इसको रूप कहेंगे, ठीक। और ये वाली जो इसकी संरचना बच्चों है ये दर्शाई जा रही है ट्रांसफॉर्म, ये कैसी है, विपक्ष रूप, विपक्ष रूप, ठीक। इसका जो सिस फॉर्म बच्चों होता है वो होता है हरे रंग का। जब ये सिस फॉर्म में कंपाउंड होता है तो ये बच्चों कैसा होता है, हरे रंग का होता है, कैसा होता है, हरे रंग का, ठीक है। यहाँ तो हरा रंग है नहीं तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं लाल से ही हरा रंग, ठीक। और ये वाली जो इसकी संरचना होती है बच्चों, ये वाली ट्रांस वाली होती है बैगनी कलर की, कैसी होती है, बैगनी कलर की होती है, ठीक है, बैगनी रंग की होती है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, दोनों का जो संरचना सूत्र है वो दोनों का एकदम कैसा है, सेम है, यानी कि COCl2, ठीक है, और NH3 का होल 4 और यहाँ पर Cl, ये जो बाहर वाला Cl है, ठीक है, इस Cl को आप बाहर यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से इन दोनों के ऊपर एक प्लस का चार्ज दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये यौगिक अपनी जो है सिस फॉर्म में होता है, समपक्ष रूप में होता है तो ये हरे रंग का होता है, और जब ये विपक्ष फॉर्म में होता है तो बच्चों ये बैगनी रंग का होता है, ठीक है। नहीं हम उल्टा बोल गए शायद,
सिस फॉर्म में बच्चों ये बैगनी रंग का होता है, ठीक है, उल्टा बोल गए। सिस फॉर्म में बच्चों ये बैगनी रंग का होता है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों ये होता है हरे रंग का, ठीक है, कैसा होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है, समझ गए। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। केवल जो है समावयवता का अंतर है, जब ये यौगिक अपनी ट्रांस फॉर्म में है तो हरे रंग का है, जब सिस फॉर्म में है तो ये बैगनी रंग का है, ठीक। चलें, अच्छा, जो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का। देखिए एक बार फिर क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया था कि बर्नर के सिद्धांत के अनुसार इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को आप लिखेंगे ज्यामितीय समावयवता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्यामितीय समावयवता के कारण ही यह यौगिक दो रूपों में मिलता है। इसका विपक्ष रूप हरे रंग का होता है, जबकि इसका समपक्ष रूप बैगनी रंग का होता है। ये बात आप लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे एक बार फिर सुन लें कि ज्यामितीय समावयवता के कारण यह यौगिक दो रूपों में मिलता है। इसका समपक्ष रूप जो होता है वो बैगनी रंग का होता है, ठीक है, जबकि इसका विपक्ष रूप हरे रंग का होता है। ये आप जो है इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, ये दो लाइनें, ठीक। दोनों यौगिकों का संरचना सूत्र लिखते हुए समझाइए कि इनके रंग अलग अलग क्यों हैं। तो इसका भी सेम आंसर है, लगभग दोनों का सेम है। यहाँ पर आप लिख देंगे ज्यामितीय समावयवता वो घटना है, ठीक है, केवल घटना का नाम पूछा गया है, और यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके आप लिख देंगे, ठीक है। चलें, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, बर्नर के सिद्धांत पर आधारित बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से बर्नर के सिद्धांत को समझा है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें, अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, 5वां क्वेश्चन है, देखिए, रीड करें। एक उपसहसंयोजन यौगिक का सूत्र COCl3 4NH3 है। यह अमोनिया मुक्त नहीं करता है, परंतु क्लोराइड आयनों को सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित कर देता है। कह रहे हैं कि एक उपसहसंयोजन यौगिक ये है, अमोनिया मुक्त करता नहीं है, इसका मतलब ये है अमोनिया लिगेंड के रूप में, इसीलिए मुक्त नहीं कर रहा है। क्लोराइड आयनों को सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित कर देता है, यानी कि जितने भी इसके क्लोराइड आयन हैं वो सब अवक्षेपित हुए जा रहे हैं, ठीक है, सब मतलब अवक्षेपित हो रहे हैं। फिर कह रहे हैं इस संकर यौगिक का संरचना सूत्र लिखिए और इसका IUPAC नाम लिखिए। दो बातें आपसे पूछी गई, एक तो आपसे इसका संरचना सूत्र और दूसरा इसका IUPAC नेम। तो संरचना सूत्र तो आपने वैसे भी लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के साथ ये अवक्षेप दे रहा है। तो इस तरीके से आप फ्रेम करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब COCl3 और 4NH3, ठीक है, इसकी क्रिया जब AgNO3 के साथ कराई गई तो इसने जो है जितने भी क्लोरीन के परमाणु थे उन सभी का दे दिया अवक्षेप, यानी कि हमको 3 मोल AgCl के मिले। अब ये तीनों जो थे टोटल कितने थे, 3, और तीनों मिल गए, इसका मतलब ये हो गया तीनों बाहर हैं। तो इसकी संरचना सूत्र बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसकी जो संरचना सूत्र होगी आप समझ गए होंगे कि सब क्लोरीन के परमाणु बाहर आयनन क्षेत्र में मौजूद हैं काउंटर आयन के रूप में। तो हम लिखेंगे CONS3 का होल 4Cl3। ये इस यौगिक का क्या होगा, संरचना सूत्र होगा। तो ये हमने संरचना सूत्र आपको बता दिया। दूसरा बच्चों इसका IUPAC नेम हमसे और पूछा गया है, IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम भी लिख दीजिए। चलें, अच्छा, इसका IUPAC नेम लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, टेट्राएमीन, ठीक है। उसके बाद संकुल पर हमारा धनावेश आएगा, इसलिए CMI के नाम में कोई चेंज नहीं होगा, टेट्राएमीन कोबाल्ट। अगर संकुल ऋणावेशित होता तो हम धातु आयन के लास्ट में 8 लगा देते तो कोबाल्टेट हो जाता। टेट्राएमीन कोबाल्ट, इसकी आप ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे तो प्लस की 3rd आएगी, और लास्ट में आप लिख देंगे क्लोराइड, लास्ट में क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। तो ये बच्चों इस यौगिक का क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया,
ठीक है। तो आपसे दो बातें पूछी गई, दोनों बातें हमने आपको बता दी, संरचना सूत्र भी बता दिया और IUPAC नेम भी हो गया। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। चलें अच्छा बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। बर्नर के सिद्धांत पर आधारित हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डिस्कस करके आपको बताए हैं, एकदम देसी अंदाज में बेहतरीन तरीके से। आपको ये क्लास कैसी लगी? ठीक है, आपकी कोई क्वारीज है, आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बर्नर का सिद्धांत जिन बच्चों ने सही से समझा है, ठीक है, उसमें केवल दो ही बातें बताई गई हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, तो वो इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, 3 या 4 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभार बर्नर का सिद्धांत डायरेक्ट ना पूछ के आपको ये क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आपका बर्नर का सिद्धांत कंप्लीट, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर ले जाएंगे, अन्यथा आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन के आंसर निकालना बहुत सरल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे फिर मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, पुनः मिलेंगे आपसे। बर्नर के सिद्धांत पर आधारित जो भी क्वेश्चंस बनते थे बेहतरीन, हल्के फुल्के नहीं कि जरा से क्वेश्चन आए हो गए, वो नहीं, हल्के फुल्के नहीं, बेहतरीन टाइप के जो यूपी एमपी बिहार बोर्ड CBSE में बनते हैं वो हमने यहाँ पे सॉल्व आपको करवाए हैं, सिखाया है कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज को पहले सही से पढ़ना है, केयरफुली आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको उस क्वेश्चन में क्लू निकाल लेना है कि हमें क्या है। ठीक है, और दूसरा उसमें जो आपसे बातें पूछी गई हैं क्वेश्चन के रूप में, उन्हीं को आपके आंसर देने हैं। ये बात आप सदैव ध्यान रखेंगे, वही क्लोरीन के परमाणु अवक्षेपित होते हैं जो उपसय संयोजन मंडल के बाहर आयनन क्षेत्र में मौजूद होते हैं। ठीक है, इस बात को आप गांठ बांधने ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंदर वाले क्लोरीन के परमाणु कभी भी अवक्षेपित नहीं होते हैं। ठीक है, चलें अच्छा, जो है छोटे से ब्रेक के बाद पुनः आपसे मुलाकात होगी और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत को, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और उस सिद्धांत पर भी आधारित ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलें अच्छा, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।